अब आपको सीधे ले चलते हैं हरियाणा, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। रामपाल पाली जी, बलकार सिंह जी, गुरदीप बेदी जी, करमवीर जी, बलबीर सिंह जी और हमारे उत्तराखंड से भी कई सारे लोग आए हैं। हमारे बालियान जी और श्यामवीर सैनी जी, सभा मंच पर उपस्थित सभी हमारे नेतागण, सभी पदाधिकारीगण और मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं आप सबका देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सबको दोनों हाथ जोड़ता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज मैं आप सबके बीच में लाडवा विधानसभा से, जो आप सबके अत्यंत ही प्रिय हैं और जिनका व्यवहार बहुत ही मधुर है, हर किसी को अपने में समा लेते हैं, उनको देखकर बहुत गुस्से में भी कोई आता है तो गुस्सा शांत हो जाता है। ऐसे हम सब के प्रिय प्रत्याशी श्री नवाब सिंह सैनी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए आपका समर्थन मांगने के लिए आया हूं कि वैसे तो आप सब लगे ही हैं, अब 2 दिन बीच में है कल के बाद प्रचार के लिए। 2 तारीख और 3 तारीख, आज का दिन तो खत्म ही हो गया और 5 तारीख को मतदान होना है। भाइयों बहनों, आपको केवल उनको चुनाव जिताना ही नहीं है, बल्कि सर्वाधिक मतों से चुनाव जिताना है, जिससे कि पूरे हरियाणा को आगे तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए उनको ऊर्जा प्राप्त हो। उनके अंदर एक उत्साह है, यह ऊर्जा और उत्साह देने का काम कोई और नहीं करता है, उनके परिवार के लोग करते हैं और आप सब उनके परिवार के लोग हैं। आप सब जानते हैं किस प्रकार से नॉन स्टॉप रहकर वो लगातार हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। और हरियाणा में कमल खिलाने का मतलब है आपके, जो मैं कह रहा था, पूरे हरियाणा के अंदर एक अलग प्रकार का जोश है और पूरे हरियाणा के अंदर डबल इंजन लगने वाला है, कमल का फूल खिलने वाला है। इसका मतलब है कि आपके नायब सिंह सैनी जी दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, आपका प्रतिनिधि राज्य के मुख्य सेवक के रूप में काम करेगा, हरियाणा के साथ ही आपकी विधानसभा की, आपकी इस पूरे लाडवा क्षेत्र की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम करेगा। बताइए होगा कि नहीं होगा? होगा ना? अरे जोर से बोलिए, जोर से बोलिए कि होगा कि नहीं होगा। तो आप सुन रहे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी को। खबरें बढ़ते हैं आगे। लखनऊ में विजिलेंस की बड़ी छापेमारी की गई है। यूपी जल निगम के अफसरों के ठिकानों पर छापेमारी, कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज के अफसरों के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। 5 अधिकारियों के ठिकानों पर एक साथ पहुंची विजिलेंस की टीम। आय से अधिक संपत्ति मामले में हो रही छापेमारी। मामले में अब तक 11 केस हो चुके हैं दर्ज। तो यूपी जल निगम के अफसरों के ठिकानों पर यह छापेमारी की जा रही है। कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज के अफसरों के ठिकानों पर यह छापेमारी। 5 अधिकारियों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई है। विजिलेंस की टीम आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये छापेमारी कर रही है। तो आय से अधिक संपत्ति मामले में ये छापेमारी विजिलेंस की टीम के द्वारा की जा रही है लखनऊ में। और मामले में अब तक 11 केस दर्ज हो चुके हैं, जिसके बाद से विजिलेंस टीम की ये बड़ी कार्रवाई। कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज के अफसरों के ठिकानों पर छापेमारी की गई है और लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। 11 केस अभी तक दर्ज किए जा चुके हैं। यूपी जल निगम के अफसरों के ठिकाने पर विजिलेंस टीम के द्वारा छापेमारी की जा रही है। तो कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज के अफसरों के ठिकानों पर यह छापेमारी की गई है। 5 अधिकारियों के ठिकानों पर एक साथ विजिलेंस की टीम पहुंची है और आय से अधिक संपत्ति मामले में ये छापेमारी की जा रही है। मामले में अब तक 11 केस दर्ज किए जा चुके हैं। तो आय से अधिक का ये पूरा मामला है। लखनऊ में विजिलेंस की ये बड़ी छापेमारी। C&D सर्विसेज के अफसरों के ठिकाने पर यह छापेमारी की जा रही है। अभी तक 11 केस दर्ज किए जा चुके हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस टीम ने ये शिकंजा कसा है। लखनऊ में
विजिलेंस टीम के द्वारा ये छापेमारी की जा रही है। 5 अधिकारियों के घर पर एक साथ विजिलेंस टीम की ये छापेमारी की गई है। आज से अधिक संपत्ति रखने का ये पूरा मामला है। CND सर्विसेज के अफसरों पर छापेमारी की गई है। आपको बता दें, मामले में अभी तक 11 केस दर्ज किए जा चुके हैं। तो 5 अधिकारियों के ठिकानों पर एक साथ विजिलेंस टीम के द्वारा छापेमारी की जा रही है। आय से अधिक संपत्ति मामले में ये कार्रवाई की जा रही है। CND अफसरों पर ये कार्रवाई की गई है। यूपी जल निगम के अफसरों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज के अफसरों के ठिकानों पर ये अहम कार्रवाई विजिलेंस टीम के द्वारा की गई है। लखनऊ में विजिलेंस टीम के द्वारा छापेमारी लगातार जारी है। 11 केस अभी तक दर्ज हो चुके हैं। आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला, जिसमें विजिलेंस टीम के द्वारा ये छापेमारी की जा रही है। तो 5 अधिकारियों के ठिकानों पर एक साथ पहुंची है विजिलेंस की टीम और लगातार छापेमारी की जा रही है। अभी तक 11 केस दर्ज किए जा चुके हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में ये छापेमारी की जा रही है। तो मामले में अब तक 11 केस दर्ज किए जा चुके हैं। लखनऊ में विजिलेंस टीम के द्वारा ये छापेमारी की जा रही है। यूपी जल निगम के अफसरों की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ चली है। कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज के अफसरों के ठिकानों पर विजिलेंस टीम के द्वारा छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें, 5 अधिकारियों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई है। विजिलेंस की टीम लगातार मौके पर मौजूद है और 5 अधिकारियों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई है। आय से अधिक संपत्ति मामले में ये रेड किया गया है। तो लगातार भ्रष्टाचार मुक्त कराने के लिए योगी सरकार। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद अमान लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमान, क्या कुछ है ये पूरा मामला और विजिलेंस टीम के द्वारा ये बड़ी छापेमारी की गई है, क्या कुछ अभी तक बरामद किया गया? जी श्रुति, बता दें जिस तरह से ये लगातार भ्रष्टाचार मुक्त लेकर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें विजिलेंस की भूमिका काफी अहम दिखाई दे रही है और विजिलेंस लगातार इस पूरे मामले पे अपनी निगाह बनाए हुए है। जगह जगह जो अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार में संलिप्त नजर आ रहे हैं, उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनके ठिकानों पे छापेमारी की जा रही है। आज लखनऊ में विकास नगर, गोमती नगर सहित इंदिरा नगर जैसे अन्य ठिकानों पे छापेमारी की गई है और लखनऊ में आज तकरीबन 5 जो जल निगम के अधिकारी हैं और कुछ उसमें जो अधिशासी हैं, तो इन सब लोगों के जो आवास हैं, घर हैं, उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई है, जिसमें अब तक के कुल 11 केस दर्ज किए जा चुके हैं और लगातार ये विजिलेंस छापेमारी कर रही है और जिसमें साफ तौर से देखा गया जो भी भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं उस पर लगातार विजिलेंस अपनी निगाह भी बनाए हुए है। फिर हाल फिलहाल लखनऊ में जो 5 अधिकारी जिनके नाम सामने निकल के आए, उनके ठिकानों पे छापेमारी की गई है। बहुत शुक्रिया अमान आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आप निगाह बनाए रखिए। तो विजिलेंस टीम के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। 5 अधिकारियों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई है। खबरों बढ़ते आगे। उत्तर प्रदेश में हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अभी कानपुर देहात के गद्दा फैक्ट्री अग्निकांड की आग की लपटें ठंडी भी नहीं हुई थी कि नए विवाद ने जन्म ले लिया है, क्योंकि जहां पीड़ित परिजनों को न्याय मिला नहीं था कि बाराबंकी से दूसरा दर्दनाक हादसा सामने आया। एक तरफ कानपुर देहात के रनिया औद्योगिक क्षेत्र की गद्दा फैक्ट्री में 10 दिनों पहले आग लगने से 6 मजदूरों की मौत हो गई थी और अब एक हैरान करने वाला वाकया बाराबंकी से सामने आया, जहां गिराबाद थाना क्षेत्र के भटेहटा गांव में एक दर्दनाक हादसा होता है। वहां एक फैक्ट्री के डीजल टैंक में सफाई करने के दौरान टैंक में दम घुटने से 3 मजदूरों की मौत हो जाती है। मौके पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद होते हैं, मगर तब तक बहुत देर हो जाती है। अब सवाल यह है कि टैंक में मिले इन बेसुधों की सुध लेने वाला कोई है या फिर नहीं। कानपुर की गद्दा फैक्ट्री कांड की तरह बाराबंकी में भी यह हादसा हुआ। आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। एक तस्वीर है कानपुर देहात की,
वो गद्दा फैक्ट्री जो भट्टी फैक्ट्री में तब्दील हो जाती है और 6 मजदूरों को निगल जाती है, 6 परिवारों को हमेशा के लिए एक दर्द दे जाती है। और दूसरी तस्वीर है बाराबंकी की, जहां एक बार फिर से दर्दनाक हादसा होता है। आप फैक्ट्री की लापरवाही कहिए, डीजल में एक तरीके से वो लोग डीजल के सफाई कर्मी जाते हैं, टैंक की सफाई कर्मी, तो कानपुर देहात के बाद एक बार फिर से बाराबंकी में हादसा हुआ है। गद्दा फैक्ट्री में 6 मजदूरों की मौत हो जाती है और अब एक बार फिर से बाराबंकी में 3 लोगों की मौत हो जाती है। तो सवाल यही है कि कौन है इन बेसुधों की सुध लेने वाला, क्योंकि टंकी की सफाई करने के लिए एक के बाद एक लगातार 3 मजदूर टंकी में उतरते हैं और तीनों की मौत हो जाती है दम घुटने से। तो हाल ही में कानपुर देहात में गद्दे फैक्ट्री में आग लग जाती है, जिससे 6 लोगों की मौत हो जाती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला कानपुर से जुड़ चुके हैं। गौरव, एक तरफ एक मामला ठंडा भी नहीं होता है, गद्दा फैक्ट्री में जिस तरीके से 6 लोगों की मौत हो जाती है, वहीं दूसरी तरफ बाराबंकी में भी सेम हादसा होता है। लापरवाही की एक बार फिर से सबूत दी जाती है, प्रमाण होता है और 3 लोगों की मौत हो गई है। देखिए श्रुति, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये पूरा घटनाक्रम सेफ्टी मानकों पर आधारित है। अगर सुरक्षा के उपकरण नहीं होंगे तो जाहिर तौर पर ये मौतों का सिलसिला थमेगा नहीं और यूं ही लगातार प्रदेश भर के तमाम उन क्षेत्रों में, संस्थान में, टैंक में हो या फैक्ट्री में हो, आग की घटना हो या कोई और हो, अगर सेफ्टी मानकों के साथ समझौता किया जाएगा तो जाहिर तौर पर लोगों की मौतों का, मजदूरों की मौतों का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं लेगा। कानपुर देहात की स्थिति भी कुछ ऐसी ही रही, क्योंकि वहां पर फायर के मानक पूरे नहीं थे। एलपीजी गैस का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन सुरक्षा उपकरण नहीं, जिसके चलते 6 मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी। 6 परिवारों ने अपने घर का चिराग खो दिया, उस घर में अंधेरा हो गया, किसी का बेटा चला गया, किसी का पिता चला गया, किसी का पति चला गया। ठीक उसी तरीके से बाराबंकी में भी घटना हुई है, टैंक में उतरते हुए 3 मजदूरों की मौत हो गई। जाहिर तौर पर अगर सुरक्षा व्यवस्था कंप्लीट होती या सुरक्षा मानक देखे गए होते, ये सेफ्टी जो उपकरण होते वो इस्तेमाल किए गए होते, तो जाहिर तौर पर टैंक में उतरने वाले इन 3 मजदूरों की मौत नहीं होती। ठीक वही कानपुर देहात में भी देखने को मिला, लेकिन इस पूरी घटना के बाद जो जिला प्रशासन का रवैया है वो उदासीन बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने किसी तरीके की कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई। आज भी लोग परेशान है, तड़प रहे हैं और अपनी समस्याओं को लेकर के दौड़ रहे हैं। सवाल यही रुकता नहीं है, क्योंकि कानपुर देहात एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और यहाँ पर अगर 90% फैक्ट्रियां ऐसी है जिनमें मानकों को ताक पर रखकर काम किया जा रहा, फायर की एनओसी नहीं है, तो श्रुति सबसे बड़ी बात यह है कि यह घटना आखिरी नहीं होगी, इसके बाद भी घटनाएं होंगी और उन मजदूरों की मौत होगी जो 8,000 रुपए 10,000 रुपए कमाने के लिए घर से निकल आते हैं। अगर जिला प्रशासन लगातार इसी तरीके से संवेदनहीन बना रहा और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी नहीं, ठीक है गौरव, हमारे साथ हमारे सहयोगी रजीज सिद्दीकी भी बाराबंकी से जुड़ गए हैं। सिद्दीकी, लगातार एक तरफ कानपुर देहात का मामला भी ठंडा भी नहीं हुआ, लेकिन एक बार फिर से सेफ्टी मानकों को ताक पर रखकर जिस तरीके से सफाई कर्मी की मौत हो जाती है, आखिर ये लूप होल्स कहां से आ रहे हैं? आखिर इस तरीके से लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही है? क्या प्रशासन का भय खत्म हो गया है या फिर कहीं प्रशासन में ही लूप होल्स? श्रुति जी, आपको बता दें सबसे पहले कि ये मजदूर सफाई कर्मी नहीं था, जो लेबर कैटेगरी के मजदूर होते हैं उन्हीं से सारा काम कराया जाता है। तो टैंक, डीजल टैंक आया हुआ था, तो डीजल टैंक में पड़ने से पहले उस टैंक की सफाई के लिए उन मजदूरों से कह दिया गया था कि आप साफ कर दो। तो एक एक करके मजदूर गए थे और जिसकी वजह से वो नहीं निकल पाए, तो उनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो गई, गैस की कोई रिसाव हुआ, तो उनकी वहां पे डेथ हो गई। तो ये कहना जरूरी रहेगा कि वो सफाई कर्मचारी नहीं थे, मजदूर थे। और दूसरी बात यह है कि सेफ्टी के लिए पर्पज से कोई भी मानक तय नहीं था और ना ही कोई जो है सुरक्षा के कोई इंतजाम थे वहां पे। और जब कोई हादसा होता है तभी प्रशासन जागता है। इससे पहले भी यहाँ पे एक स्कूल था, तो उसकी बिल्डिंग गिरी थी, 3-4 बच्चे घायल हो गए थे। उसके बाद सारे स्कूल को चेक कराया गया, तो उसमें ये देखने को मिला काफी लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं था। कोई 8वीं तक मान्यता है तो कक्षा 12 तक पढ़ा रहे। तो इस तरह के सिद्दीकी, और कहीं ना कहीं लूप होल्स है, तभी मानकों को, सेफ्टी मानकों को दरकिनार कर दिया जाता है। बहुत शुक्रिया गौरव शुक्ला जी आपका और सिद्दीकी जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आप निगाह बनाए रखिए तो कौन
और किस तरीके से लगातार इस तरीके से हादसा हुआ ही जा रहा है। वापस लेने की बात नहीं है। जो घटना के बाद जो चेक आता है सेवाजर के द्वारा, वो चेक कंपनसेशन कमिश्नर के नाम से आता है। कंपनसेशन कमिश्नर उसको पहले कंपनसेशन कमिश्नर के नाम से हमारा एक अकाउंट होता है, उस अकाउंट में हम लोग उसको जमा करते हैं। चेक जमा करने के बाद वो क्लियरेंस में 2 दिन 3 दिन समय लगता है। समय के बाद उसका जब चेक क्लियर हो जाता है, हम लोग एक नोटिस जारी करते हैं परिवार को कि भैया इसमें इस तरह की घटना हुई है, इसमें कौन कौन उनके आश्रित हैं, माता हैं, पिता हैं, पत्नी हैं, नाबालिग भाई और बहन भी उनके आश्रित होते हैं, उनका सारा डिटेल मंगाया जाता है। अब डिटेल आ जाता है, उसके बाद उसको वेरिफिकेशन किया जाता है कि जो चीजें उन्होंने आई हैं, हो सकता है कि कई बार जो है कोई गलत आदमी खड़ा हो जाए, इस वजह से उनके सारे वेरिफिकेशन किए जाते हैं। वेरिफिकेशन होने के उपरांत जब ये सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ ये पेमेंट इन्हीं के माता पिता हैं, इन्हीं के गार्जियंस हैं, इन्हीं के आश्रित हैं, तो वो कानून के अनुसार उसका विभाजन करते हुए माता पिता को इतना %, पत्नी है तो इतना %, भाई बहन है तो इतना % करते हुए उसको डिसाइड किया जाता है और फिर उनके नाम से चेक काटा जाता है, वो अकाउंट कंपनसेशन कमिश्नर देता है। ये जो गणपति एग्री बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो थाना जहांगीराबाद और सदर जो तहसील है इसमें आती है। यहाँ पे जो एक चैम्बर बना हुआ है जिसमें यहाँ पे पेट्रोल और इनका जो अन्य चीज़ें यहाँ पे स्टोर होती थी, वहाँ पे जब चैम्बर में किसी वजह से जब यहाँ के ऑपरेटर और जो टेक्नीशियंस 1 बाय 1 उतरे और वहाँ पे गैस की वजह से या किसी अन्य वजह से जब वहाँ पे उनको सफोकेट हुए तो तीनों 1 बाय 1 तीनों गए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और तीनों वहाँ पे अचेत हो गए। तुरंत यहाँ फैक्ट्री के जो संबंधित यूनिट के जो इंचार्ज होंगे इनको उन्होंने देवा में जो CHC है वहाँ पहुँचाया, लेकिन वहाँ इनको मृत घोषित कर दिया गया है। और इस संबंध में अभी इनका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो रही है। अब इस संबंध में एक जांच भी हो रही है कि किन परिस्थितियों में वो नीचे गए और क्या ऐसी वजह थी कि इनकी जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।